हेलो इंटरनेट। क्या अमेरिका का बर्बाद होना तय है, जैसे रोमन एम्पायर धस गया था और ब्रिटिश एम्पायर खत्म हो गया था? यस। आज का यूनाइटेड स्टेट्स वही एग्जैक्ट प्लेबुक फॉलो कर रहा है जिसने ब्रिटेन को तबाह कर दिया था। सिमिलर नहीं, कंपेरेबल भी नहीं, एग्जैक्ट सेम। नवंबर 1956 में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा साम्राज्य जिसने धरती पर लगभग एक चौथाई हिस्से पर राज किया था, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी करेंसी ने 100 साल से भी ज़्यादा समय तक ग्लोबल ट्रेड पर राज किया था, वो सिर्फ 11 दिन में घुटनों पर आ गया था। ना किसी मिलिट्री डिफीट से, ना किसी रिवॉल्यूशन से, बल्कि सिर्फ एक फ़ोन कॉल से। उस फोन कॉल पर यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने ब्रिटेन को एक सीधा सा अल्टीमेटम दिया। इजिप्ट में अपना मिलिट्री ऑपरेशन तुरंत बंद करो, वरना हम तुम्हारी करेंसी को कोलैप्स कर देंगे। हम अपने पास मौजूद हर ब्रिटिश पाउंड को बेच देंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ से मिलने वाला तुम्हारा इमरजेंसी लोन विटो कर देंगे और तुम्हारी इकोनॉमी को जलते हुए देखेंगे। ब्रिटेन के पास कोई चॉइस नहीं था। कुछ ही घंटों के अंदर दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा एम्पायर सरेंडर कर गया। किसी दुश्मन की सेना के सामने नहीं, बल्कि अपने ही कर्ज के सामने, अपनी ही कमजोरी के सामने, और इस सच्चाई के सामने कि वो अब वो ताकत नहीं रहा जो वो खुद को समझता था। इस पल को इतिहास में सुएज क्राइसिस के नाम से जाना जाता है, और यही ब्रिटिश ग्लोबल डोमिनेंस की ताबूत में आखिरी कील थी। ब्रिटेन सिर्फ उस एक क्राइसिस की वजह से नहीं गिरा। ब्रिटेन गिरा क्योंकि उस पल से पहले दशकों तक वो वही एग्जैक्ट गलतियां कर रहा था जो आज अमेरिका कर रहा है। 2026 तक ये गलतियां शायद अमेरिका को भी पकड़ ली। ब्रिटेन कैसे गिरा ये समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि ब्रिटेन उठा कैसे। 19वीं सदी में ब्रिटेन ग्लोबल इकोनॉमी का अनडिस्प्यूटेड मास्टर था। ब्रिटिश पाउंड सिर्फ एक करेंसी नहीं थी, बल्कि वही एक सिर्फ करेंसी थी। जब देश आपस में ट्रेड करते थे तो वो पाउंड्स में करते थे। सेंट्रल बैंक जब अपने रिजर्व रखते थे तो वो पाउंड्स में रखते थे। जब इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे जाते थे वो पाउंड्स में लिखे जाते थे। इससे ब्रिटेन को लगभग सुपर नेचुरल पावर दे दी थी। ब्रिटेन पैसा प्रिंट करके अपनी मिलिट्री को फंड कर सकता था और बहुत लो इंटरेस्ट रेट पर बोरो भी कर सकता था, क्योंकि पूरी दुनिया पाउंड्स पर भरोसा करती थी। ब्रिटेन सालों साल ट्रेड डिफिसिट चला सकता था, क्योंकि दुनिया को उसकी करेंसी की जरूरत ब्रिटेन को अपने अकाउंट बैलेंस करने से भी ज्यादा थी। लेकिन सरफेस के नीचे एक प्रॉब्लम पक रही थी। 1800 के आखिर तक अटलांटिक के उस पार अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका था। अमेरिकन फैक्ट्रीज ब्रिटिश फैक्ट्रीज से ज्यादा प्रोड्यूस कर रही थी। अमेरिकन इनोवेशन ब्रिटिश इनोवेशन से तेज थी। अमेरिकन वेल्थ ब्रिटिश वेल्थ से तेजी से बढ़ रही थी। फिर भी पाउंड डोमिनेंट बना रहा। क्यों? दुनिया पाउंड इस्तेमाल करने की आदी हो चुकी थी। पूरी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पाउंड के अराउंड बनी हुई थी। नया सिस्टम अपनाना इनकन्वीनियंट था। इसीलिए भले ही ब्रिटेन की इकोनॉमिक फाउंडेशन कमजोर हो रही थी, उसकी करेंसी कुछ समय तक स्ट्रांग बनी रही। फिर आया वर्ल्ड वॉर टू। ब्रिटेन ने युद्ध के लिए भारी मात्रा में बोरो कर लिया। 1918 में जब युद्ध खत्म हुआ, ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिटर नेशन नहीं रहा, वो दुनिया के सबसे डेटर नेशंस में एक बन चुका था। उसे सबको पैसा देना था, खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स को। लेकिन नई रियलिटी एक्सेप्ट करने के बजाय, खर्च और एम्बिशंस कम करने के बजाय, ब्रिटेन ने एक चॉइस किया। उसने प्रिटेंड किया कि कुछ नहीं बदला है। 1925 में ब्रिटेन ने 20वीं सदी की सबसे बड़ी इकोनॉमिक ब्लंडर में से एक कर दी। उसने वॉर से पहले वाली रेट पर ही गोल्ड स्टैंडर्ड में वापसी कर ली। ब्रिटेन चाहता था कि पाउंड की वैल्यू वही रहे जो वॉर से पहले थी, जबकि खुद ब्रिटेन की ताकत वैसी अब नहीं रही थी। ये प्योर ईगो था, प्योर डिनाइल था, और नतीजा बहुत डेवेस्टेटिंग था। पाउंड की आर्टिफिशियली हाई वैल्यू बनाए रखने के लिए ब्रिटेन को इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा रखने पड़े। इकोनॉमिक ग्रोथ घट गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, ब्रिटिश एक्सपोर्ट इतने महंगे हो गए कि कोई खरीदना ही नहीं चाहता था। इसी बीच ब्रिटिश लीडर ऐसे खर्च करते रहे जैसे वो अब भी दुनिया पर राज कर रहे हो। दुनिया भर में मिलिट्री बेसेस बनाए रखे। एक ऐसे एम्पायर को फंड करते रहे जिसे वो एफोर्ड नहीं कर सकते थे। उन्होंने बोरो किया,
फिर बोरो किया और फिर बोरो ही किया। 1930s में क्रैक साफ दिखने लगी। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान स्पेक्यूलेटर्स ने पाउंड पर अटैक करना शुरू कर दिया। उन्हें दिख रहा था कि मैथ एडअप नहीं कर पा रहा है। ब्रिटेन ज़्यादा खर्च कर रहा था, कम कमा रहा था और सिर्फ रेपुटेशन के भरोसे सिस्टम को चलाने की कोशिश कर रहा था। 1931 में ब्रिटेन को पूरी तरह गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ना पड़ा। पाउंड्स की वैल्यू लगभग रातों रात 30% गिर गई। फिर भी हैरानी की बात यह है कि पाउंड तब भी मेजर रिजर्व करेंसी बना रहा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर जिंदा था। ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज को मजबूर किया कि वो अपने रिजर्व पाउंड्स में रखे। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान ऐसे दर्जनों और टेरिटरीज के पास ब्रिटिश करेंसी इस्तेमाल करने के अलावा कोई चॉइस ही नहीं थी। असली में ब्रिटेन अपनी कॉलोनीज को हॉस्टेज बनाकर अपने फेलिंग फाइनेंशियल सिस्टम को चला रहा था। वैसे ही जैसे आज अमेरिका भी कुछ इसी तरीके से कर रही है। पेट्रो डॉलर सिस्टम जहां सिर्फ डॉलर्स में बिक रहा है, दुनिया को मजबूर करता है कि वो अमेरिकन करेंसी रखे पेट्रोल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। फर्क सिर्फ इतना है कि कॉलोनीज को आज़ादी मिल जाती है, लेकिन ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन एक दिन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी से थक जाते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन ने और ज़्यादा बोरो किया, 14 बिलियन पाउंड से भी ज़्यादा। 1945 तक ब्रिटेन पर इतना कर्जा था जितना उसकी पूरी इकोनॉमी एक साल में भी नहीं बनाती थी। एम्पायर प्रैक्टिकली बैंकरप्ट था और सिर्फ अमेरिकन लोन्स और अमेरिकन पेशेंस के भरोसे जिंदा था। फिर भी ब्रिटिश लीडर्स ने रियलिटी एक्सेप्ट नहीं की। उन्होंने मिलिट्री दुनिया भर में तैनात रखी। सुपर पावर होने का नाटक चलता रहा। प्रेस्टीज पर पैसा खर्च होता रहा जो वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। 1956 में सब कुछ कोलैप्स हो गया जब इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने सुएज कैनाल नेशनलाइज कर दिया। ब्रिटेन ने इसे अपनी अथॉरिटी पर हमला माना, मिडल ईस्ट ऑयल तक एक्सेस पर खतरा माना और इंपीरियल प्राइड का अपमान समझ लिया। फ्रांस और इजराइल के साथ मिलकर ब्रिटेन ने कैनाल वापस लेने के लिए इन्वेंशन किया। मिलिट्री ऑपरेशन सक्सेसफुल लग रहा था। ब्रिटिश फोर्सेस आगे बढ़ रही थी, इजिप्शियन रेसिडेंस टूट रही थी, लेकिन ब्रिटेन एक बात भूल गया था। अब वो दुनिया का बैंकर नहीं, अमेरिका था और अमेरिका गुस्से में था। प्रेसिडेंट हाइजेनहावर जो उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ओल्ड फैशन कॉलोनिज्म, इस चीज़ को ओल्ड फैशन कॉलोनिज्म माना जो नए आज़ाद देशों को सोवियत यूनियन की तरफ धकेल रहा था। उन्होंने ब्रिटेन को एक सबक सिखाने का फैसला किया। अमेरिका ने धमकी दी कि ब्रिटिश पाउंड्स खुले मार्केट में डंप कर देगा, इससे पाउंड्स कोलैप्स हो जाता है और ब्रिटेन खाना तेल इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ अमेरिका ने IMF लोन भी ब्लॉक कर दिया। ब्रिटेन के फॉरेन रिजर्व 100 मिलियन पर वीक की रफ्तार से खत्म हो रहे थे। कुछ ही दिनों में कंप्लीट फाइनेंशियल फेल्यूर तय था। प्राइम मिनिस्टर एंथोनी इडन के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने सीजफायर और इजिप्ट से विड्रॉल स्वीकार किया। बदले में अमेरिका ने IMF लोन अलाउ कर दिया। एम्पायर को उसके अपने क्रेडिटर्स ने घुटनों पर ला दिया। सुएज क्राइसिस सिर्फ 11 दिन चला, लेकिन उन 11 दिनों में वो सच्चाई उजागर कर दी जो दशकों से सच थी। अब ब्रिटेन सुपर पावर नहीं था, ब्रिटेन एक डेटर नेशन बन चुका था जो बोरोड टाइम और बोरोड मनी पर जिंदा था। जैसे ही क्रेडिटर्स ने अपना पैसा वापस मांगा, पूरी इल्यूजन टूट गई। अब मैं आपको बताता हूं कि यह कहानी अमेरिकन को क्यों डराती है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन का डेट टू GDP रेशो 200% से भी ज़्यादा था। आज अमेरिका का डेट टू GDP रेशो 120% के आसपास पहुंच गया है और तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ इसी साल में, मतलब 2024-2025 में अमेरिका ने अपने नेशनल डेट में 2 ट्रिलियन से ज़्यादा जोड़ दिए है। सरकार चलाने के लिए अमेरिका रोजाना लगभग 7 बिलियन बोरो कर रहा है। मिलिट्री स्पेंडिंग और इल्यूजन ऑफ पावर यह है कि ब्रिटेन ने अपनी रिजर्व करेंसी स्टेटस इसलिए खोई क्योंकि वो ऐसी ग्लोबल मिलिट्री प्रेजेंस पर खर्चा करता रहा जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। आज अमेरिका अगले 9 देशों की मिलिट्री स्पेंडिंग को जोड़ दे, उससे भी ज़्यादा खर्चा करता है। अमेरिका के पास 80 से ज़्यादा देशों में 750 से ज़्यादा मिलिट्री बेसेस है। अमेरिका पूरी दुनिया को क्रेडिट कार्ड से पॉलिश कर रही है। ब्रिटेन का
ब्रिटेन ने पावर का इल्यूजन बनाए रखा, कॉलोनीज को मजबूर करके पाउंड्स का इस्तेमाल करवाकर। अमेरिका पावर का इल्यूजन बनाए रखता है तेल को डॉलर्स में बिकवा कर, लेकिन वो सिस्टम अब क्रैक हो रही है। आज चाइना और रशिया अपना ज़्यादातर ट्रेड अपनी करेंसीज में कर रहे हैं। ब्रिक्स नेशन एक्टिवली अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम बना रहे, ऑपरेशनल भी है और काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस उसमें हो रहे। यहाँ तक कि अमेरिका के पुराने अलायंस भी अब हेज करना शुरू कर दिए। ब्रिटेन ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि उसकी ताकत कम हो चुकी है, वो डोमिनेंट पावर की तरफ बिहेव करता रहा, जबकि नंबर्स कुछ और कह रहे थे। अमेरिका आज भी ऐसे ही बिहेव कर रहा है जैसे 1995 में हो, जैसे हम दुनिया की हर चीज़ बनाते हो, जैसे डॉलर का कोई अल्टरनेटिव ना हो, जैसे हमारी मिलिट्री हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। यही एरोगेंस ब्रिटेन को सब कुछ ले डूबा, और यही एरोगेंस अमेरिका को भी डुबा देगा। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा ये है कि ब्रिटेन का ये पतन धीरे धीरे हुआ, फिर अचानक। दशकों तक वार्निंग साइंस मौजूद थे, बढ़ता डेट, इंडस्ट्रियल डिक्लाइन, ओवरस्ट्रेच मिलिट्री, लेकिन क्योंकि पाउंड स्ट्रांग दिख रहा था, एम्पायर मैप पर बड़ा लग रहा था, लीडर्स खुद को समझाते रहे कि अच्छे दिन हमेशा ही चलेंगे। और फिर आया सिर्फ एक क्राइसिस, और 11 दिनों में 100 साल का डोमिनेंस खत्म हो गया। अमेरिका का सुएज मूवमेंट आने वाला है। हो सकता है कोई फेल मिलिट्री इंटरवेंशन हो जो पूरी दुनिया को अमेरिका के खिलाफ कर दे। हो सकता है डेट सीलिंग क्राइसिस हो, जहाँ कांग्रेस एक बार ज़्यादा खेल खेल ले और दुनिया डिसाइड कर ले कि अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स अब सेफ नहीं है। हो सकता है कि कोई जियोपॉलिटिकल ह्यूमिलेशन हो, जहाँ हम सैंक्शंस लगाए और सामने वाला कंट्री कह दे कि हमें तुम्हारी बैंकिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई ऐसा शॉक जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जो सच है वो ये है कि अमेरिका अपनी औकात से ज़्यादा जी रहा है और सिर्फ इस भरोसे पर जिंदा है कि दुनिया हमारी करेंसी एक्सेप्ट करती रहे। 2026 के नंबर खास तौर पर सोचने वाले हैं। कांग्रेशनल बजट ऑफिस का अनुमान है कि नेशनल डेट पर इंटरेस्ट पेमेंट सालाना 1 ट्रिलियन से ज़्यादा हो गई है। अमेरिका इंटरेस्ट पर डिफेंस से ज़्यादा खर्च करेंगे, मेडिकेयर से भी ज़्यादा, और उस घर की तरह हो जाएंगे जो क्रेडिट कार्ड डेट में इतना डूब चुका है कि मिनिमम पेमेंट ही पूरी सैलरी खा जाए। जब ब्रिटेन इस पॉइंट्स पर पहुंचा तो अन बहुत तेजी से आया, ना कोई ग्रेजुअल डिक्लाइन, ना कोई स्मूथ ट्रांजैक्शन। एक दिन ब्रिटेन आदेश दे रहा था, अगले दिन आदेश ले रहा था। एक दिन पाउंड ग्लोबल पावर का सिंबल था, अगले दिन वार्निंग स्टोरी बन गया था। ब्रिटिश एम्पायर ने आखिरी दशकों में कई गलतियां की, लेकिन आखिरी और सबसे बड़ी गलती ये थी जो सामने साफ दिख रहा था उसे देखने का इनकार करना। ब्रिटिश लीडर कुछ खुद को बताते रहे कि रेपुटेशन रियलिटी की जगह ले सकती है, कि हिस्ट्री उन्हें फ्यूचर की गारंटी देती है, कि दुनिया उन पर कर्जदार है क्योंकि वो कभी क्या थे। अमेरिका आज खुद को बिल्कुल वही कहानियां कह रहा है। अमेरिका मानता है कि कोल्ड वॉर जीतने की वजह से, इंटरनेट बनने की वजह से, मून पर आदमी भेजने की वजह से दुनिया हमेशा हमारी लीडरशिप एक्सेप्ट करेगी। अमेरिकन मानते हैं कि अमेरिका होने का मतलब है इकोनॉमिक रूल हम पर लागू नहीं होते। ब्रिटिश पाउंड दुश्मनों की वजह से नहीं गिरा, वो गिरा चॉइसेस की वजह से। ज़्यादा खर्च करने की चॉइस, कम कमाने की चॉइस, बिल्ड करने के बजाय बोरो करने की चॉइस, सॉल्वेंसी की जगह प्राइड चुनने की चॉइस, पास्ट में जीने की चॉइस, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने न करने की चॉइस। अमेरिका आज हर दिन वही चॉइस कर रहा है और घड़ी टिक टिक कर रही है, विंडोज तेजी से बंद हो रही है। अमेरिका आज ठीक उसी मोड़ पर खड़ा है। वार्निंग हर जगह पे है। कांग्रेशनल बजट ऑफिस सालों से अनस्टेबल डेट पर चिल्ला रहा है। इकोनॉमिस्ट चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, सब मानते हैं कि ट्रेजेक्टरी मैथमेटिकल इम्पॉसिबल है। फॉर्मर ट्रेजरी सेक्रेटरीज, फेडरल रिजर्व चेयर्स, वॉल स्ट्रीट एग्जीक्यूटिव सब पॉलिसी वॉर्न कर रहे हैं, पब्लिकली वॉर्न कर रहे हैं, और फिर भी वार्निंग इग्नोर हो रही है। ब्रिटेन ने एक्सचेंज रेट बचाने के चक्कर में अपनी इकोनॉमी तबाह कर दी। अमेरिका लाइफस्टाइल बचाने के चक्कर में अपनी इकोनॉमी तबाह कर रहे हैं। हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, कम प्रोड्यूस करते हैं। अमेरिका ज़्यादा खर्च करते हैं, कम कमाते हैं। अमेरिका फ्यूचर में बोरो करके प्रेजेंट चला रहे हैं,
और खुद को ये कहते हैं कि ये हमेशा चलेगा क्योंकि हम अमेरिका है। जब कोई रिजर्व करेंसी गिरती है तो वो सिर्फ थियरी नहीं होती, वो ऑर्डिनरी लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। पाउंड गिरा तो ब्रिटिश सिटीजन्स ने अपनी सेविंग की वैल्यू खो दी, इंपोर्ट्स महंगे हुए, इन्फ्लेशन ने वेजेस खा ली, जॉब्स गायब हो गए। एक जनरेशन में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खत्म हो गया। अगर डॉलर गिरता है तो हर अमेरिकन इसे महसूस करेगा। अमेरिकन जो इंपोर्ट करते हैं यानी लगभग सब कुछ ड्रामेटिकली महंगा हो जाएगा। होम लोन्स, कार लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, सब पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे। गवर्नमेंट को या तो सर्विस काटनी पड़ेगी या टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे या दोनों। मिडिल क्लास अमेरिकन लाइफस्टाइल सिर्फ मेमोरी बन जाएगा। ब्रिटेन का ट्रांजिशन 1920 से 1950 30 साल तक चला, लेकिन फाइनल कोलैप्स 2 हफ्ते में ही हो गया। अमेरिका का ट्रांजैक्शन 1970 से चल रहा है, जब अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ दिया। 1975 से हर साल ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है। 2008 के बाद डेट एक्सपोनेंशियल स्पीड से बढ़ा है। फाउंडेशन 50 साल से कमजोर हो रही है, इसका मतलब कोलैप्स और भी सडन होगा। हर $1 ट्रिलियन का डेट अमेरिका को सुएज मूवमेंट के करीब लाता है। ब्रिटिश एम्पायर की आखिरी गलती ये थी कि ये मानना कि इट इज टू बिग टू फेल। आज अमेरिका वही गलती कर रहा है। सो अमेरिका का डूबना ये तय है, बिल्कुल तय है। थैंक यू सो मच।